हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति कई दिन से, क्योंकि जिस दिन से 12 घंटे की क्लास हुई है उस दिन से थोड़ा गले पे ज्यादा असर आया था, तो अगले दिन फिर बर्थडे था 14 तारीख को 15-16, इसी कारण से आपकी क्लास नहीं हो पाई। थोड़ा गला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये बच्चा जूनियर असिस्टेंट का भी कुछ दिनों पहले एग्जाम हुआ था ना, आपने भी बहुत सारे साथियों ने दिया होगा। तो आप बहुत दिनों से मुझसे हिंदी पढ़ रहे हैं और अभी आपको ये जानना है कि आज ये 60 के करीब क्वेश्चन है हिंदी के, कि आज आप इन 60 क्वेश्चनों में कैसा करते हैं। तो आप अपनी पेन और कॉपी लेके बैठना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह यदि सही है तो सही लिखना, गलत है तो गलत, फिर बाद में पता चलेगा स्कोर कैसा है। ओके बच्चा, चलिए। आवृत शब्द का विलोम बताना है। आवृत शब्द का विलोम बताना है। आवृत का मतलब होता है बच्चा कवर्ड, अर्थात किसी चीज को जब आप ढक देते हो, ढका हुआ, जैसे आवृत बीजी पौधे होते हैं जिनका बीज ढका हुआ होता है, जिनका बीज फल के अंदर होता है, जैसे कि सेब। दूसरी तरफ इसके अपोजिट जब आप बायोलॉजी में भी अक्सर पढ़ते हो तो आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा अनावृत, अर्थात जो ढका हुआ ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनावृत अर्थात जो ढका हुआ ना हो। यह सीधा क्वेश्चन है, तो पहले का ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताने कौन सा नम का पर्यायवाची नहीं है। तो आप जानते हो मेरी आंखें नम हैं, अर्थात मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखें गीली हैं, या मेरी आंखें आर्द्र हैं, या मेरी आंखें भीगी हुई हैं। ये तीनों शब्द जो हैं ये नमी को परिभाषित करते हैं, ये नम के पर्यायवाची हैं। लेकिन आपने ये शब्द कहीं नहीं पढ़ा होगा कि आर्द्रा नाम की भी कोई चीज होती है जिसका कोई मतलब नम से होता है। आपसे सीधा पूछा था इनमें से कौन नम का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? डी, ये वाला नम का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? शीति, भीति, त्रास, भय। तो देखिए, त्राहिमाम, अक्सर आपने शब्द सुना होगा, यार मैं तो तुमसे तास आ गया, त्रास आ गया। इसका मतलब भी बच्चा क्या होता है? परेशान हो जाना। मुझे राक्षसों का त्रास है, भय है, डर है। भय तो होगा ही होगा बच्चा। ये जो भीति शब्द है इसका मतलब भी भय या डर होता है। इन तीनों शब्दों का मतलब भय या डर होता है। लेकिन ये जो शब्द है शीति शब्द का कोई भी मतलब नहीं होता। ये जो शीति शब्द है इसका बच्चा कोई भी मतलब नहीं होता। ये एक ऐसा समझिए, जो शीति नाम की चीज होती है ये हिमालय पर मिलने वाली एक छाल है। हिमालय पर मिलने वाली छाल, हिमालय पर मिलने वाली छाल जिस पर लोग कुछ लेख लिखते हैं, अर्थात ये एक भोजपत्र है। भोजपत्र होते हैं ऐसे पत्ते, ऐसी पेड़ की छाल जिन पर हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, ओके। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डर का पर्यायवाची नहीं है शीति। एक चीज आप देख रहे हो कि विलोम भी बिल्कुल अलग से पूछ रहा है, बिल्कुल अलग, जो आप बहुत कम पढ़ते हो, और पर्यायवाची भी जो आप नॉर्मल पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट वाले। आपने 2 पर्यायवाची देखे, एक नम और एक डर, और मैं आपसे गारंटी कह सकता हूं दोनों ही पर्यायवाची आपने इंपॉर्टेंट में नहीं पढ़े होंगे। दोनों ही पर्यायवाची आपके इंपॉर्टेंट वाली जो कैटेगरी है कि मैं इंपॉर्टेंट पढ़ के जाऊं, आपकी उस कैटेगरी में ये दोनों पर्यायवाची नहीं होंगे। नहीं तो आप सच बताओ, जब भी आप वो टॉप 100, 20 मिनट, 10 मिनट आप पढ़ते हो, कभी भी इन दोनों को आपने नहीं पढ़ा होगा। मैं आपसे बता रहा हूं। और न इस तीसरे को, जो अब क्वेश्चन आ रहा है
कि इनमें से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं बच्चा कि अब पैटर्न बदल गया है। अब जो चीज आप छोड़ोगे वो आपके पेपर में मिलेगी, और इंपॉर्टेंट का तो आप नाम ही भूल जाओ। सीधा सा क्वेश्चन है, इनमें से कुशल का पर्यायवाची नहीं है। आप जानते हो धनुष विद्या में प्रवीण होना, दक्ष होना, कुशल होना, धनुर्विद्या में निपुण होना, धनुर्विद्या में दक्ष होना, दक्ष, निपुण, प्रवीण, ये सीधे सीधे किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सीधे सीधे बच्चा आपके, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? सीधे सीधे कुशल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन अक्ष, धरती अपने अक्ष पर घूम रही है, धरती अपनी धुरी पर घूम रही है। धरती किस पर घूम रही है? धुरी पर घूम रही है। अक्ष का मतलब होता है धुरी। जबकि आपसे पूछा है कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? दक्ष होना, निपुण होना, प्रवीण होना, ये तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, इनमें से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? द्विज, मतलब 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला। इसका द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। एक बार मां के पेट से अंडे के रूप में और एक बार अंडे से बाहर। तो पक्षी का 2 बार जन्म होता है, उसे हम द्विज भी कहते हैं। खग, विहग, विहग, खग, शकुनी, पखेरु, पखेरु, अंडज, क्योंकि वो अंडे से जन्म लेता है। ये सब पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन पंथी होता है अपने पंथ को जाने वाला, किसी रास्ते पर चलने वाला। जो किसी रास्ते पर चलता है, किसी मार्ग पर चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? पंथी कहते हैं। और साथ में जिस भोजन को लेकर चलता है उसे हम पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पाथेय कहते हैं। तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पंथी पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ये आपका इंपॉर्टेंट वाला है, कोई बात नहीं। 5-6 में से यदि एक आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री अच्छा सुता, पुत्री अच्छा सुता। तनिया, तनिया भी क्या होता है? पुत्री का ही पर्यायवाची होता है। दुहिता, यह भी क्या होता है बच्चा? यह भी पुत्री का पर्यायवाची होता है। लेकिन दोहित्र, यह कभी भी पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता। दुहिता, सुता, तनिया, बेटी, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सारे के सारे बच्चा बिल्कुल सही। दोहित्र का मतलब होता है पौत्र, नातिन, इन सब को क्या कहते हैं? दोहित्र कहते हैं। जबकि दुहिता, तनिया, सुता, ये सब पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? पानी दे दे बच्चा, मैं मर जाऊंगा आज। जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा निंदा का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा निंदा का पर्यायवाची है? तो देखिए बच्चा, स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा। यह विलोम शब्द निंदा का पर्यायवाची तो हो नहीं सकता। अपस्मार का मतलब होता है स्मरण, अर्थात याद करने की शक्ति का कम होना। याद रखने की या याद करने की शक्ति का क्षीण होना या कम हो जाना। बरखुदार का मतलब है दोस्त, यार, बरखुदार आप बैठिए। यह भी निंदा का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि यह संबोधन में काम आता है। कुत्सा, कुत्सा क्या होता है? निंदा का पर्यायवाची होता है। मैं कह रहा हूं आप इस शब्द को
कभी नहीं पढ़ते होंगे, हमेशा आप इस शब्द को छोड़ के आते होंगे। कुत्सा का मतलब होता है बुराई, निंदा। जब आपकी कोई अपस्तुति कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रशंसा का विलोम अपस्तुति कर रहा है। ये सब निंदा के पर्यायवाची होते हैं। चलिए बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? खल, खल माने खलनायक, दुष्ट, बिल्कुल सही है। दुर्जन अर्थात नीच व्यक्ति, बेकार व्यक्ति। अधम, अधम का मतलब भी क्या होता है? नीच, दुष्ट। लेकिन अब बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल सही। बच्चा खलक, खलक का मतलब होता है संसार। खलक का मतलब क्या होता है? संसार, लोक समूह, ये सब खलक के मतलब होते हैं। खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। दुष्ट, दुर्जन, अधम, ये एक ही होते हैं, ये एक ही होते हैं। लेकिन खलक का मतलब क्या होता है? संसार, ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द, अब तुम कहते हो कि भैया तुम में और बाकी में क्या है? तुम में और बाकी में एक है कि बाकी इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते हैं, और तुम ये बात जानते हो कि अभी हमारे सामने 7 पर्यायवाची आए हैं। कितने पर्यायवाची आए? 7। 7 में से सिर्फ एक पर्यायवाची पक्षी, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। बाकी 6 पर्यायवाची का होश भी नहीं होगा कि कहां से आए। ये अंतर है। लेकिन एग्जाम्पल के हर एक बच्चे को ये 7 के 7 पर्यायवाची कराए जाते हैं, एक एक पर्यायवाची। हमें नहीं पता पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, हमें यह पता है तुम्हें जो पढ़ा रहे तुम्हें वो 10 बार लिखकर पढ़ना होगा, 10 बार कम से कम। फिर जाओ तुम पेपर में। आ जाता है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम, तत्सम की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है कि तत्सम में हमेशा संयुक्त वर्ण होते हैं, बहुत ज्यादा, कई बार संयुक्त वर्ण। जैसे पैर रे तो प्रे हो जाएगा, पर इस तरीके से तो इसके ऊपर मात्रा चढ़ जाएगी। प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब, ये तीनों के तीनों तत्सम शब्द हैं। लेकिन जो प्रतीत शब्द है ये तत्सम न होके ये तद्भव शब्द है। ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। संयुक्त वर्ण होंगे, उच्चारण हमेशा कठिन होगा। उच्चारण कैसा होगा? कठिन। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? उल्लास का होता है हुलास, उच्छ्वास, निश्वास, ये तीनों के तीनों शब्द तत्सम है। क्या है बच्चा? तत्सम। लेकिन ये जो उजास शब्द है, कौन सा शब्द बच्चा? उजास शब्द है। उजास, इसका मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल सही, उजाला, रोशनी, चमक, ये सब क्या होते हैं? उजास, उजाला हो गया, रोशनी हो गई, चमक आ गई। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है अर्थात वो तद्भव होगा। कृष क्या है? क्या बताया था कि उसमें संयुक्त वर्ण होंगे, ये भी कर्क बताया तो ऊपर मात्रा निकली होगी, ये भी तत्सम, ये भी क्या होगा? तत्सम। कटी, कटी, किशन, किशन। अब इन दोनों में देखो कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो कटी भी क्या है बच्चा? तत्सम है। तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर ए, किशन, किशन कन्हैया। जो कृष्ण शब्द होता है, कृष्ण एक तत्सम शब्द है, इसको हमने क्या बना दिया? किशन बना दिया, ये तद्भव हो गया। और वही हमसे पूछा था कि इनमें कौन सा तत्सम नहीं है। तो ये जो किशन शब्द है छोटे, ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। अब आपसे अगली बार पूछ रहा है इनमें
इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दांत, अधर, आंख, कान तद्भव नहीं है। याद रखिएगा, कान का तत्सम होता है कर्ण, इसका मतलब कान भी तद्भव है। दांत का क्या होता है? दंत, ये भी है। आंख का क्या होता है? तत्सम अक्षी, ये भी है। अधर, ये जो अधर शब्द है ये तद्भव नहीं है। कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। जो अधर शब्द है बच्चा वो तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? धृष्ट, पृष्ठ, पंख, ये दोनों तो हो जाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं किस तरह के जितने भी होते हैं जिनमें संयुक्त होते हैं वो सब क्या होते हैं? तत्सम। और यह भी याद रखिए कि जिसके ऊपर अंक की मात्रा होती है अनुस्वार की, वो भी तत्सम होते हैं। तो एक बच गया पानिप, 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 ये क्या होता है? ये तद्भव शब्द होता है। धृष्ट को धूत कह देते हैं, पृष्ठ को पाठ कह देते हैं। पंकज, पंख माने होता है कीचड़, पंख, पंख माने क्या होता है बच्चा? कीचड़ होता है। एक शब्द होता है पानिप, क्या होता है बच्चा? पानिप, पानिप का मतलब होता है कार्य। यह एक तद्भव शब्द है, यह एक तत्सम शब्द नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक, उपखान, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अर्थात 3 शब्द हैं जो तत्सम है। इनमें 3 शब्द है बच्चा जो क्या है? तत्सम है। लेकिन एक शब्द तत्सम नहीं है, गायक, नायक। तो गायक का तद्भव क्या हो जाता है? गवैया, शावक, उपखान, नायक। ये जो उपखान शब्द होता है ये बच्चा तद्भव है, बाकी ये तीनों तत्सम शब्द हैं। जो उपखान शब्द है, कौन सा शब्द? जो उपखान शब्द है इसे हम क्या है? ये एक तद्भव शब्द है। उपखान, उपखान का मतलब है कि जैसे उपखंड होते हैं ना, उपखंड, तो उपखंड को उपखान कर देते हैं, ये तत्सम हो जाता है, ये तद्भव हो जाता है। खंड माने छोटे छोटे हिस्से, वहीं से उपखान शब्द निकला है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? उपज, तद्भव, उपला, उबाल, बताइए इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बताइए बच्चा, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? उपज, उपला, उबाल, ये सारे तद्भव हैं। लेकिन ये जो शब्द है तद्भव, ये किसी भाषा से उत्पन्न हुए शब्दों को तद्भव कहते हैं। लेकिन जिस तरह से लिखा गया है ये शब्द किसका है? ये संस्कृत शब्द है, तद्भव, किसी से उत्पन्न। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब की बार आपको तत्सम छांटने और तद्भव को अलग करना है, तद्भव को अलग करना है। उर्वर, कोंकण, उलझन, कोण, ये तीनों शब्द तत्सम है। क्योंकि उच्चारण जब कुछ समझ में ना आए तो आप उच्चारण पे जाना, उच्चारण कठिन होगा, मुंह में दर्द सा होगा। उलझन आसान उच्चारण होगा, ये तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव। ये क्या हो जाएगा? तद्भव। चलिए अब ये देखिए, 9 से लेके 7 क्वेश्चन जो हैं, 7 क्वेश्चन तत्सम तद्भव के हैं। किसके? तत्सम तद्भव। और मैं आपसे गारंटी बता रहा हूं कि जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी, बहुत अच्छे से, वही 7/7 सही कर पाएगा। वरना जो लोग इंपॉर्टेंट के चक्कर में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से कर पाए होंगे, 16 क्वेश्चन में से वो 2 या 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है,
बाकी 13 से कम क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन ये वो ही है कि जो बहुत ही मन से पढ़ाई करेगा और कुछ नहीं छोड़ेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि 60 में से 16 जो क्वेश्चन है, मतलब ऐसा समझ लो 1/4 तो पर्यायवाची और तत्सम तद्भव थे। और यदि आप छोड़ के पढ़ाई करोगे तो आपको अब खुद समझ में आ जाएगा आज के बाद में कि आप क्या करते हो। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो रात का मतलब होता है निशा, निशा में चलने वाला अर्थात निशाचर। तमचर, तम माने भी क्या होता है? अंधेरा, रात्रि। तो रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? निशाचर। रात में विचरण करने वाले को हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छे। रात में विचरण करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। बहुत बेहतरीन। आगे आ जाता है, जो खाने योग्य न हो, अर्थात जिसे आप न खा सकें, जिसे आप न खा सकें। पथ्य का मतलब होता है जो पथ को जा रहा हो, पथ्य, पथिक। जो लाभ के योग्य ना हो, अलभ्य। जो पचने योग्य ना हो, अपच्य। और जो खाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अखाद्य। क्या कहते हैं बच्चा? अखाद्य कहते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहते हैं। आगे आ जाता है बच्चा, जिसके पास घर ने हो, जिसके पास घर ने हो। फटाफट बताइए कि जिसके पास घर ने हो, जिसके पास घर ने हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाई जिसके पास धन ने हो उसे निर्धन कहते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। कहते हैं ना, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल दरिद्र, उसे अकिंचन कहते हैं। घर में रहने वाला, घर में रहने वाला, घर में रहने वाला गृही। अभिषेक, अभिषेक मतलब क्या कहते हैं? कि जब आप किसी को नहलाते हो या किसी पुण्य स्थान पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिषेक कहते हैं। अब आ जाता है बच्चा अनिकेत। अनिकेत का कुछ समझ में आ रहा होगा। अनिकेत, बेघर, बिल्कुल सही। कैसे? क्योंकि बच्चा निकेतन, निकेतन, आलय, ये सब घर के पर्यायवाची होते हैं। निकेतन अर्थात जिसके पास घर, और अनिकेतन मतलब नो घर। नो घर, ए का मतलब होता है नो, नहीं घर, अर्थात बेघर। जिसके पास घर ने हो उसे अनिकेत कहते हैं। अनिकेत, बेघर, जिसके पास घर ने हो। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष, रोष। रोष माने भी क्या होता है? गुस्सा। क्रोध माने भी क्या होता है? गुस्सा। अमर्ष माने क्या होता है? यह भी होता है गुस्सा। लेकिन अपकर्ष, उत्कर्ष, उन्नति कुछ एक जैसे ही हैं। उनका उल्टा क्या होता है? अपकर्ष, अवनति, अपयश। समझ में आ रहे हैं बच्चा? तो अपकर्ष, अवनति, अपयश, इसका समानार्थी होता है, ना कि बच्चा क्रोध या गुस्से का समानार्थी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? मद का मतलब समझते हो? मद से आप तुरंत समझ जाओगे मदिरा। मद से आप तुरंत क्या समझ जाओगे? मदिरा। मदिरा मतलब बिल्कुल सही। तो मद में मत आइए, घमंड में मत आइए, नशे में मत आइए, मदे में मत आइए। शिथिल का मतलब होता है बच्चा ढीला, रिलैक्स। इसका मद से कोई मतलब नहीं है। मद का मतलब होता है गर्व। हाथी मद में चल रहा था, घमंड में चल रहा था, मदे में चल रहा था, मदिरा, नशा। यहां पे क्या जाता है? शिथिल।
शिथिल का मतलब होता है ढीला, अव्यवस्थित, अशुद्ध, बंधन मुक्त, शिथिल। तो इसका मतलब मद का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कैसा होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है, जैसे लिखावट, जैसे लिखावट, तो उनका जो लिंग होता है, मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, मेरा लेख अच्छा नहीं है, मेरी लिखावट अच्छी नहीं है। आप देख रहे हो, जब भी मैंने इसको अर्थ में लगाया, जब भी मैंने इसका कोई वाक्य बनाया, तो लिंग अपने आप कौन सा निकला? अपने आप स्त्रीलिंग निकला। मेरी लिखावट अच्छी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, अच्छा हट पूछा है, आहट, 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 आहट हो रही है, आहट हो रही है। आहट मतलब कोई चीज आने की, आहट हो रही है, इसका मतलब इसका लिंग कैसा है? स्त्रीलिंग है। लिखावट हो या आहट हो, कभी भी ये नहीं लिखता आहट हो रहा है। हां, शोर हो रहा है, शोर हो रहा है, आहट हो रही है। तो आहट जो है बच्चा, इसका लिंग क्या होता है? तो एक भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में हट होता है, उनका लिंग स्त्रीलिंग होता है। अगला, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या होगा? गाय काली है, घोड़ा या बैल काला है, बैल काला है, बैल काला है, गाय काली है। तो यहां पे पुल्लिंग था, यहां पे आपने स्त्रीलिंग कर दिया। तो वही पूछा था कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर यदि स्त्रीलिंग कर दोगे तो काला विशेषण का क्या हो जाएगा, क्या रूप होगा बताइए? तो गाय काली है, बच्चा काला विशेषण क्या बन जाएगा? काली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काली, क्योंकि बैल पुल्लिंग काला है, काला बैल, काली गाय, संज्ञा स्त्रीलिंग है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली हो रही है, कव्वाली गाई जा रही है। तो आपको बताना है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? कव्वाली होते कव्वाली, आया है तेरे दर पे कव्वाली। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग होता है बताइए? बिल्कुल सही, कव्वाली, एकदम सही बच्चा। कव्वाली अपने आप से देख लीजिए, कव्वाली हो रही है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग। चलिए, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से पता चलता है कि उसके अंदर स्त्रीत्व है, स्त्री का तत्व है, उसमें कौन सा लिंग होता है? तो भाई जाहिर सी बात है, यदि पुरुष का तत्व होगा तो पुरुष पुल्लिंग और स्त्री का होगा तो स्त्रीलिंग। यदि स्त्रीत्व का बोध होता है तो स्त्रीलिंग होता है बच्चा, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 26, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अकारांत का मतलब है कि जैसे रात, रात एक अकारांत शब्द है क्योंकि इसके अंत में एक ही मात्रा है। बाजा ये एक आकारांत शब्द है क्योंकि इसके अंत में आ की मात्रा है। रातें ये एक एकारांत शब्द है। कैसा शब्द है? एकारांत। तो जो अंत में मात्रा होती है वैसे ही शब्द होता है। अब रात का, जैसे मान लो कोई भी अकारांत शब्द है तो क्या करते हैं? रातों को रातें ए लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? ओ लगाते हैं, अय लगाते हैं, ए लगाते हैं, आय लगाते हैं। बताइए
क्या लगाते हैं? जैसे गाय, ये एक अकारांत शब्द है, लास्ट में ए आ रहा है। जैसे कलम, कलम भी क्या है? एक अकारांत शब्द है। तो आपने अक्सर देखा होगा जब इनका बहुवचन बनाते हैं, रातें कैसे गुजरेंगी, ये रात गुजर जाए, ये रातें गुजर जाए। गाय का तो खैर अगर इस तरह का शब्द होगा तो गाय, कल में तो एक चीज नजर आ रही है कि इसके अंत में क्या कर देते हैं? इसके अंत में आए कर देते हैं, पर यहां तो ए है नहीं। रातों, गायों, आए, बताइए कैसे करोगे? इनका कैसे करोगे? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का लिंग परिवर्तन कैसे करोगे? क्योंकि उसमें तो उसकी मात्रा लगानी पड़ेगी। बहुवचन अकारांत और स्त्रीलिंग भी होना चाहिए, स्त्रीलिंग भी होना चाहिए बच्चा। इसका कैसे बनाओगे? इसके पीछे क्या लगाओगे? जो भी अकारांत शब्द होते हैं, बताइए बच्चा। अकारांत की बात हो रही है, इकारांत या आकारांत की बात नहीं हो रही। ओ लगाएंगे फिर, क्योंकि ए तो यहां पे कामयाब होगा नहीं, आए भी काम नहीं होगा, गायें, रातें ये भी नहीं लगा सकते, तो फिर एक इसमें हो जाएगा रातों को, कलमों को हमें चलाना पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अंत स्वर के बदले ओ कर देते हैं। अंत में क्या कर देते हैं बच्चा? ओ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ओ कर देते हैं। समझ रहे मेरी बात? क्या कर देते हैं? ओ कर देते हैं। चलिए यह भी पढ़ाऊंगा जब संज्ञा पढ़ाऊंगा। 27 उर्दू शब्द सौदा, उर्दू शब्द सौदा, सौदा होता है ना, सौदा, खरा खरा, तो सौदा शब्द का बहुवचन क्या होगा? सौदा शब्द होता है ना, सौदा, तो सौदा शब्द का बहुवचन क्या होगा? सौदा शब्द का बहुवचन क्या होगा? सौदा शब्द का बहुवचन क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। सौदा शब्द का बहुवचन क्या होगा? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुवचन में उसके विकल्प अंत में गर, बिल्कुल नहीं। ये तीनों में तो कोई समझ में नहीं आ रहा। एक चीज है यार, तुम्हारे कितने सौदे हो गए आज? क्या आज तुमने एक सौदा किया है या तुमने आज कितने सौदे किए हैं? अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई सौदागर बात करता है, सौदा मतलब एक व्यापार, आज मैंने एक काम किया, आज मैंने एक से ज्यादा काम किए, सौदे, तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, सौदे शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? सौदे। हिंदी में का बहुवचन क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं अपने लिए करता हूं ना, मैं का बहुवचन, तो आपने इस चीज को पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में पढ़ा होगा। किसमें पढ़ा होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, कि एक वचन में व्यक्ति स्वयं के लिए, एक वचन में व्यक्ति स्वयं के लिए मैं कहता है, और बहुवचन में व्यक्ति हम सब के लिए मैं ये कर दूंगा, हम सब ये कर देंगे। तो इसका मतलब हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है, मैं ये कर दूंगा, हम ये कर देंगे। तो मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। व्यक्तिवाचन आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है।
व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञा, कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। और डी का मतलब है बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िए। तो इसके तीनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये वाला जो है बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए रूप अशुद्ध है। आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए होता है। कभी आपने पढ़ा है कि बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िया हुआ है? बुढ़िया का बहुवचन क्या होता है बताइए? जो भी बुढ़िया शब्द होता है इसका बहुवचन क्या होता है? तो बच्चा कुछ नहीं लगाते, बुढ़िया शब्द में कुछ नहीं लगाते, बस पीछे ऐसे लगा देते हैं, ये वाला बुढ़िया बुढ़िया, ऊपर चंद्र बिंदु। तो डी वाला बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही। अब इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन, और कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें अलंकार बताना है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें अलंकार। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि पहले प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत आता था यूपी ट्रिपल एस या यूपी में, और अब 20% आता है बस, बाकी 80% सब कुछ नया आता है। तो नए सिरे से पढ़ो, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ो, यदि आपको कंपटीशन में आगे रहना है और आपको फाइनल मेरिट में आना है। इस बात को याद रखिएगा, यदि आपको फाइनल मेरिट में आना है तो इस काव्य में जाहिर सी बात है बच्चा, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। चरणों को कमल बता रखा है सीधा, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहां पे चांद जैसा चांद सा की बात नहीं हो रही, सीधा सीधा चांद खिलौना चाहिए। चरण कमल, उपमेय पर उपमान का आरोप, सीधा सीधा। तो यहां पर हमेशा रूपक अलंकार होता है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, फणी वाले मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। बताइए बच्चा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? और ये मैं लिखवा चुका हूं। बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। इसमें आपको अलंकार बताना है बच्चा, इसमें आपको अलंकार बताना है। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से। बताइए, यहां यदि तो यहां पर मेरे साथी यदि आप मोटे तौर पर करोगे तो अतिशोक्ति अलंकार है। क्यों? बांधा था विधु को किसने, विधु माने चंद्र से मुख को, विधु का मतलब है चांद सा मुख। बांधा था विधु को किसने, कि चांद से मुख को, समझ लेना इसका मतलब, चांद से मुख को किसने, इन काली जंजीरों ने। काली जंजीरों का मतलब है बाल, बाल बाल होते ना हमारे, काले बाल, काले बाल। मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। मणि वाले फणियों का मुख है, मांग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? महिला की मांग होती है ना, जो औरत के सर के बीच में मांग होती है, जहां पे सिंदूर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बच्चा? जहां पे सिंदूर लगाया जाता है तो वहां पे मोतियां हैं। क्या मोतियां? उसने कुछ पहन रखा है।
तो ऐसा नहीं लग रहा कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि अनुप्रास हो नहीं सकता, शिलेश का कोई मतलब नहीं, यमक में कभी हमने इसको पढ़ा ही नहीं है। तो यहां पर बच्चा के जो महिला के बाल होते हैं काले बाल, उसकी मांग का वर्णन किया जा रहा है कि बांधा था इस चांद से मुख को किन काली जंजीरों से। उसकी जो चोटी थी कुछ इस तरह से बंधी हुई थी और मांग में कुछ उसने वो टीका वीका लगा रखा था हीरे मोतियों का। अतिशयोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास किससे संबंधित है बच्चा? तत्पुरुष समास से संबंधित है। किससे संबंधित है? तत्पुरुष समास से। बताइए, तत्पुरुष समास से संबंधित। बिल्कुल सही, वेरी गुड। पूरा पद प्रधान होता है, बिल्कुल गलत। ये तो अव्ययी भाव समास है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, ये द्विगु समास है। इसमें प्राय उत्तर पद अर्थात बाद का, ये बात सही है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, यही अव्ययी भाव समास है। तो जाहिर सी बात है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, किसका जो बाद वाला पद होता है, इसका जो बाद वाला पद होता है वह है बच्चा। जैसे राजपुत्र, तो इसमें जो बाद वाला पद ये है उत्तर, इसको पूर्व पद बोलेंगे, इसको उत्तर, ये प्रधान है। इसको बदल दो, मतलब बदल जाएगा। राजपुत्री ये ऐसे ही रहा, फिर बदल दो राजकुमार। तो देख रहे हो, हमने जैसे उत्तर पद बदल रहे हैं वैसे वैसे मतलब बदल रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद छोटे होते हैं, क्या होते हैं? छोटे, उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती, और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे दशानन। इसको मैं आपको कई बार पढ़ाया हूं। दश का मतलब 10, आनंद का मतलब सर, लेकिन यहां पे 10 सर की बात नहीं होती। दशानन का मतलब होता है कोई तीसरा शब्द, अर्थात रावण। यहां पर कोई तीसरा ही मतलब होता है रावण। तो जहां पहला पद और बाद वाला पूर्व और उत्तर दोनों गौड़ का मतलब होता है छोटे होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तीसरा पद प्रधान, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अनुरूप, इसमें कौन सा समास है? अनुरूप, इसमें कौन सा समास है? तो अनुरूप में बच्चा अव्ययी भाव समास है, जिसके बीच में अनु आ जाए, जिसके पहले अनु आ जाए वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अनु आ जाए, आ जाए, यथा शब्द आ जाए, हमेशा अव्ययी भाव समास। यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद, मैं फिर से कह रहा हूं, यूपी पुलिस, लेखपाल, चाहे एसआई की कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल की कर रहे हो, चाहे आप आने वाली लेखपाल वीडियो की कर रहे हो, या आप किसी अन्य एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ रहे हो, मैं आपसे बता देना चाह रहा हूं, पूरा रूप परिवर्तित हो गया पेपर का। इन 60 क्वेश्चनों में से आप बहुत डीपली पढ़ते होंगे तो 50 तक पहुंच पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। छोड़ दो वो इंपॉर्टेंट का राग। यथा प्लस उचित, आ प्लस उ, कौन सी संधि होती है बच्चा? बिल्कुल सही, डीजे बजेगा व्या में कौन सी संधि होती है बच्चा? गुण संधि होती है। यथोचित, क्या हो गया? यथा प्लस उचित, यथोचित। ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, नाविक, ये शब्द तो सारे के सारे आपके नोट से। नाविक आ हो गया ना, तो यहां पे डबल ए की मात्रा आती,
यदि सिर्फ नविक होता तो मैं कहता कि एक ही मात्रा आती, लेकिन यहां पे अब नो की सिर्फ ऐसी आती, नो की। अब यदि आ का मतलब है तो यहां पे डबल ओ की मात्रा आ गई, नो, नो प्लस एक और ई मिलके हो जाएंगे आवी, और जब ने के पीछे लगेगा तो शब्द क्या बन जाएगा, नाविक। नाविक का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर सी। और ये पता है कौन सी संधि होती है, डीजे बज गया व्याह में, ये अयादी संधि होती है। कौन सी होती है, अयादी संधि, स्वर संधि का सबसे अंतिम। व्यवहार, व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद, व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, व्यवहार शब्द का सही संधि विच्छेद। बच्चा याद रखिएगा ये यण संधि है, यण संधि में पहले वाला जिसके ऊपर ई की मात्रा होती है, वी प्लस अव प्लस हार, तो वी और ए की जब संधि हुई तो ई और ए ये बन गए, और ये वाला जो वह है ये आदि हो गया, ये वह यहां पे था ही था, व्यवहार। क्या बन गया शब्द बच्चा, ऑप्शन नंबर ए। 38 में यण संधि है, जिसने रूल अच्छे से पढ़ा होगा कि जिसके ऊपर मात्रा ई की लगी होती है वही आधा बनता है। यहां पर ई की मात्रा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में लगी हुई थी, व्यवहार। सावधान का सही संधि विच्छेद है, सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान देख रहे हो, ये हमने पढ़े भी नहीं है, ये सावधान वावधान जो शब्द है ये हमने पढ़े भी नहीं होंगे, और ये बिल्कुल इस बार उसने अलग से दिए। तो सावधान शब्द का सही विच्छेद से प्लस अवधान, से डी वाला, से प्लस अवधान, इसके आगे ए, उसके आगे ए और ए मिलके क्या बन जाएंगे, आ की मात्रा से में जुड़ जाएगी, से आ अवधान। सावधान दीर्घ स्वर सोनी, अवधान मतलब देखकर चारों तरफ कि कोई परेशानी तो नहीं है, से माने अवधान सहित चौकन्ना, सा प्लस अवधान। महर्षि शब्द का, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है, यह भी अच्छा शब्द है और यह आपने पढ़ा हुआ होता है। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको, एकदम सही। महा प्लस ऋषि, आ प्लस रा। बेटा लिखते इसको ऐसे और बोलते इसको ऐसे हैं, ठीक है। और तो क्या बन जाएगा, और महार, महर्षि शब्द क्या हो गया, महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद, निहि प्लस चल, निश्चल, निहि प्लस निश्चल। सद्धर्म, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद, सद्धर्म, सत प्लस धर्म, तय थे दे, तय थे दे, पहला तीसरे में बदल जाता है। सत प्लस धर्म, सद्धर्म, जैसे सत प्लस जन, सज्जन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, आयुष और ऋचा बाजार गई, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, लेखिका शब्द से पता चल रहा है कि वो स्त्री है। बच्चों ने कहा पापा आ गए, इसमें भी लिंग की परेशानी है। आयुष और ऋचा बाजार गए, तो इसमें से शुद्ध कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, राह चलते चलते दोनों में तकरार हो गई। क्वेश्चन नंबर 44, गंदा पानी उबाल कर पिए, गंदा पानी उबाल कर पिए। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बहुत ही अच्छा है, बधाई दी होता। यमुना का पानी गंदा
और प्रदूषित है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। एक बात तो सही हो गई, शुद्ध वाक्य। शुद्ध कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। गंदा पानी, ऐसा नहीं होता कि गंदा पानी, पानी उबाल कर पिए। गंदा पानी पिएंगे उबाल कर। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या बच्चा क्रिकेट खेलता है, बच्चा लोग नहीं होगा। सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 45, शुद्ध वाक्य का चयन। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। जंक फूड से मोटापा बढ़ता है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देता है। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, सबसे शुद्ध है। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, शुद्ध वाक्य का चयन। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। इसमें तो सीधा बिल्कुल पता चल रहा है, यह आदमी सबकी राज जानता है, बीज अंकुरित होने वाली है। ऐसा लग रहा है हम अंग्रेजी बोल रहे हैं हिंदी में। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, यह एकदम बिल्कुल सही है। ऑफिस में हर एक और चर्चा हो रही थी। हर एक और प्रत्येक की चर्चा की बात नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चाय ठंडा हो गया, हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, पकने से पहले जामुन हरी होती है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। इसमें आपको शुद्ध वाक्य, पकने से पहले जामुन हरा होता है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, यह तो आपने दीवारों पर भी लिखा देखा होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो जा रहे हैं। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है। उन्होंने छक्के तो होता है, लेकिन उन्होंने छक करके, इसने तो मैंने नहीं पढ़ा कभी भी। वो जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, वे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे। आंसू पीकर रह जाना अर्थात आंसू पीकर रह जाने का अर्थ बताइए। आंसू पीकर कुछ नहीं करना, आंसू बहने ने देना गलत। अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, ये क्या बात है। गुस्सा होना, ये बात भी नहीं होती। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना। आंधी आवे बैठ गवावे, इसका अर्थ उन लोगों पर बिल्कुल सीधा बैठता है जो समय का इंतजार करते, अब समय आएगा। याद रखना, हमारा अच्छा समय कभी नहीं आएगा। हमें तो अपना अच्छा समय लाना होगा। हमारा अच्छा समय मेहनत से आएगा, और ऐसी मेहनत जबरदस्त, ऐसी मेहनत कि समय, चैन, सुख, शरीर, अपने आप का भी ख्याल ना रखे। ऐसी मेहनत कि आंखों में गड्ढे हो जाएं। ऐसी मेहनत कि जल थल थल जल हो जाए, पानी जमीन जमीन पानी पानी हो जाए। ऐसी जबरदस्ती मेहनत। इस कलम को यदि तुम्हें 5000 पर्यायवाची भी याद करने पड़े तो 5000 पर्यायवाची याद कीजिए, 5000, और उनको 10 बार लिखकर देखिए। ऐसी मेहनत कर दीजिए कि पानी पानी हो जाए हर एक चीज तुम्हारे सामने। इस तरह की मेहनत कर दीजिए कि तुम्हारा समय जबरदस्त खुद में खुद तुम्हारे पास चलकर आ जाए, तुम्हारा अच्छा समय। तो इसका आंसर होता है कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय का इंतजार करना। आंधी आई हुई है और तुम बैठकर देख रहे हो कि कब उपयुक्त समय आएगा। आंधी आवे बैठ गवावे। अब बताइए, आज आपके 50 में से बिल्कुल आपको सच बताना ईमानदारी से, कितने क्वेश्चन सही हैं।
ईमानदारी से आपके 50 में से कितना स्कोर है? जो लोग लेट आए हैं उन्होंने यदि 10 किए 20 किए, जितनी देर तुमने क्वेश्चन किए, और हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आप क्वेश्चनों को लगाया करो। बच्चा आज तुम्हारे 45 प्लस होने चाहिए थे। चलो 4-5 क्वेश्चन का तुम्हें माफी भी दिया, लेकिन एक दिन इतनी जबरदस्त मेहनत कर दो और वो मेहनत तुम 50/50 आए तुम्हारे, और वो तभी आएंगे जब तुम कुछ भी नहीं छोड़ोगे, कुछ भी नहीं छोड़ोगे। पी जाओ, कॉपी भी तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ नीली नीली हो जाए, इतनी बार उस काली कॉपी में लिख दो कि काली कॉपी नीली नीली। यदि कॉपी के ऊपर एक बार हाथ फिरा लो तो तुम्हारी पेन की स्याही तुम्हारे हाथों पे लग जाए, तुम्हारे हाथों पे पेन के निशान बन जाएं, तुम्हारी उंगली सूजकर मोटी हो जाए। जब तक उस कदर मेहनत नहीं होगी तुम्हारा अच्छा समय नहीं आएगा। और सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे कितने चाहने वाले माता पिता उस अच्छे समय का आने का इंतजार कर रहे हैं, और वो सिर्फ तुम ला सकते हो। और उसके लिए तुम्हें बैठना नहीं है, तुम्हें मेहनत करनी है। और यदि आज मेरे दोस्त तूने मेहनत नहीं की ना, तेरा समय निकल जाएगा, आंधी आवे बैठ गवावे। अच्छा समय तुम्हें लाना होगा। स्कोर कितना है, क्लास कैसी है, ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर सभी करके जाना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया एग्जाम्पल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CGL CHSL मार्च में पेपर है, जान लगा दीजिए उसके लिए भी। और एयरफोर्स आदि के कोर्स है UPSI का, यदि आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो शानदार, आप एक बार कॉल करके पता कर सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं, शानदार वाला जिसे कहते हैं। बाकी अपने स्कोर जरूर बताना, आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सुबह 6:30 बजे कल से करंट अफेयर की क्लास है, और कल 6-7 घंटे की करंट अफेयर की क्लास है जो कई दिन का छूट गया है। ठीक है भैया, चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।